ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना बार बार कि जो संपादकीय पाठ होता है ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो आपको मदद मिलती है, यहाँ से पॉइंट मिलते हैं, यहाँ से आप लोगों को इंटरव्यू में भी आप लोगों को मदद पहुँचाता है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। आपसे भी जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो वहीं की बात हो रही है। फिर बाइडेन बनाम ट्रंप की तस्वीर हो रही है। तो इस मंगलवार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी पर एक बार फिर से मुहर लग जाएगी। हालांकि अब यह एक प्रचार की औपचारिकता ही है, क्योंकि मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने की पूरी स्थितियां बन गई है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन हासिल करने के बेहद करीब है। उम्मीदवारी की होड़ में उनकी पार्टी के कुछ अन्य प्रतिद्वंदी दावा छोड़कर ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। और यहां तक इस एक समय कड़ी चुनौती पेश कर रहे विवेक रामास्वामी भी अब ट्रंप की उम्मीदवारी के पक्ष में आ गए हैं। ट्रंप के समक्ष अब केवल निक्की हैली ही अड़ी हुई है, लेकिन उनकी चुनौती खासी कमजोर है। यहाँ तक कि हैली अपने गृह राज्य साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप की राय नहीं रोक पाई है। ऐसे में अमेरिकी चुनावों में संभवतः पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति को चुनावों में उस प्रत्याशी का सामना करना पड़ेगा जो पहले भी चुनाव में आमने सामने रह चुके हैं। हालांकि इन 4 वर्षों में परिस्थितियां काफ़ी कुछ बदल चुकी हैं, लेकिन दोनों का मुकाबला पिछली बार की तरह कांटे की टक्कर जैसा रहने की उम्मीद है। अमेरिकी मतदाताओं के लिए यह एक चुनाव कुछ अलग तरह का रहने वाला है। मतदाता दोनों ही प्रत्याशियों के व्यक्तित्व और नीतियों से भली भांति परिचित है। ट्रंप अपने चिरपरिचित ढंग से बाइडेन पर निजी हमले करने के साथ ही उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। बाइडेन के लिए ट्रंप की चुनौती ना 4 साल पहले आसान थी और ना ही अब। पिछले चुनाव में तो कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में थे, और जिसके चलते अमेरिका में बिगड़े हालात से बाइडेन की राह कुछ आसान हो गई थी, लेकिन इस बार उन्हें ऐसी कोई स्वाभाविक बढ़त मिलती नहीं दिख रही है। पिछले चुनाव में ही बाइडेन की उम्र को लेकर सवाल उठ रहे थे, और अब तो वो ट्रंप भी 77 साल के हो गए हैं। इसी पहलू को देखते हुए रॉबर्ट कैनेडी जूनियर जरूर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनौती पेश करने के प्रयास में हो, लेकिन उनकी कोशिश शायद ही कोई रंग लाए। बाइडेन और ट्रंप की उम्र को देखते हुए लगता है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही राजनीतिक धड़े अतीत की खिड़की में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में यदि अमेरिकी मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी दिखाई दे तो उस पर हैरत नहीं होनी चाहिए। और यह प्राइमरी चुनाव में नजर भी आया। प्राइमरी में 40% स्वतंत्र रिपब्लिकनों ने ट्रंप के पक्ष में मतदान नहीं किया, और यह असल में ट्रंप के कोर वोटर्स ही है जो उन्हें उम्मीदवारों की होड़ में सबसे आगे बनाए हुए हैं। और इस प्रकार देखें तो यह मुद्दा विहीन चुनाव है जो दो व्यक्तित्व की प्रतिद्वंदिता पर ही कहीं अधिक केंद्रित है। ट्रंप कह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में ना आने के चलते मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका नारा अधूरा ही रह गया। ऐसे में वह मतदाताओं से एक और मौका देने की अपील कर रहे हैं। वह बाइडेन की असफलताएं गिनवा रहे हैं। इसके बावजूद फिलहाल अमेरिका की घरेलू राजनीति में कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है। अमेरिका की आर्थिक वृद्धि पर इस समय अपेक्षाकृत बेहतर है। मुद्रास्फीति से लेकर बेरोजगारी का आंकड़े भी कुछ राहत देने वाले हैं, और इस प्रकार से बाइडेन घरेलू मोर्चे पर स्थायित्व लाने में सफल रहे, लेकिन वह अपनी सफलता को लेकर सही नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे हैं, जबकि ट्रंप अपनी बातों से बाइडेन को घेरने में सफल होते दिख रहे हैं। और सीधे शब्दों में कहें तो बाइडेन जहां अपनी सफलता का संदेश देने में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, वहीं ट्रंप उनकी सफलताओं को भी असफलता के रूप में पेश करने में सक्षम दिख रहे हैं। चूंकि घरेलू स्तर पर कोई मुद्दा प्रभावित करना नहीं दिख रहा है, तो इस चुनाव का फैसला संभवतः विदेश नीति से जुड़े निर्णय ही करेंगे। बाइडेन प्रशासन में अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर तो निकल आया, लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। जिन परिस्थितियों में अमेरिका फौज की अफगानिस्तान से वापसी हुई, उसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका की बहुत किरकिरी कराई है। अमेरिका जहां अफगानिस्तान से निकला तो वह एक प्रकार से यूक्रेन में फंस गया। इजराइल हमास युद्ध के बाद से उसे लाल सागर में भी तगड़ी चुनौती मिल रही है। पश्चिम एशिया में भी उसके लिए समीकरण कुछ गड़बड़ हो गए हैं। चीन के साथ आप देखिए उसकी प्रतिद्वंदिता और तनाव में कोई कमी नहीं आई है। हमास के खिलाफ संघर्ष में बाइडेन ने जिस प्रकार इजराइल का समर्थन किया, उससे उनकी पार्टी का ही एक वर्ग, खासतौर से युवा, नाराज है। ट्रंप इस आक्रोश को अपने पक्ष में भुना सकते हैं। अमेरिकी राजनीति में एक दिलचस्प रुझान दिख रहा है, वह यह है कि रूढ़िवादी मानी जाने वाली रिपब्लिकन पार्टी के नेता का रवैया उदारवादी है। तो उदारवादी दृष्टिकोण के लिए
जानी वाली वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बाइडन का रूख रवैया कुछ रूढ़िवादी है। ट्रंप के उत्साहित समर्थकों का यह भी मानना है कि पुतिन के साथ अपने संबंधों के चलते वह यूक्रेन संकट का भी कोई स्वीकार हल निकाल सकते हैं। हालांकि ट्रंप की अस्थिर प्रवृत्ति उनके प्रति कुछ संदेह भी बढ़ाती है। हाल में नाटो को लेकर उनके बयान में से अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों में सही संदेश नहीं गया है। ट्रंप का यह रवैया जापान ताइवान जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों को परेशान कर सकता है। भारत के संदर्भ में देखें तो ट्रंप का पिछला राष्ट्रपति कार्यकाल भारत के लिए मिला जुला रहा। उनके शासन में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता अपेक्षा के अनुरूप स्थिर नहीं चल पाया था। उन्होंने भारत पर कुछ बंदिशें भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने चीन के खिलाफ खुला आक्रामक रवैया भी अपनाया था। यह भारत के लिए मददगार साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उनके आत्मीय रिश्ते रहे। ट्रंप रणनीतिक मोर्चे पर भारत की सहायता के लिए सक्रिय रहे और बाइडेन प्रशासन के दौरान भी कई स्तरों पर भारत अमेरिका के रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते गए। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, इनका नाम है हर्ष वी पंत। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये रूस और यूक्रेन देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा। ये अफगानिस्तान है। अदन की खाड़ी, ये लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, आप देखेंगे। और यहाँ आप जाएंगे तो ये आप लोगों को यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। यही आपके चुनाव है। ये अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्य साधता भारत। तो गगनयान मिशन अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसरो के वर्षों के अथक समर्पण का प्रमाण है और इसका लक्ष्य न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं में भारत के कौशल को प्रदर्शित करना भी है। और यह मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक मील का पत्थर होगा। और इस अभियान का उद्देश्य अंतरिक्ष में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के लिए भेजना, उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना। और इसके लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने रूस और भारत के में 5 साल के कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरकर अपने आने वाली चुनौतियों के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की है। और आप देखें कि रोबोटिक और मानव अंतरिक्ष अभियानों के बीच के अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। जब मानव जीवन दांव पर होता है तो त्रुटि की गुंजाइश शून्य हो जाती है और इसलिए सावधानीपूर्वक योजना, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। और इसे स्वीकार करते हुए इसरो ने गगनयान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं कई, और विशेष रूप से इस मिशन के लिए डिजाइन किया गया LVM-3 लॉन्च वाहन मानव अंतरिक्ष उड़ान को समायोजित करने के लिए सुधारों से गुजरा है। इसके अतिरिक्त LVM-3 के क्रायोजेनिक चरण को मानव अंतरिक्ष उड़ान के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अब इसको HLVM-3 का नाम दिया गया है। HLVM-3 में चालक दल निष्कासन प्रणाली में शामिल है। यह सुनिश्चित करता है किसी भी आपात स्थिति में, चाहे वह प्रक्षेपण स्थल पर हो या फिर उड़ान चरण के दौरान, चालक दल मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जा सके। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले ऑर्बिटल मॉड्यूल 2 प्रमुख हिस्सों से मिलकर बना है, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। मानवीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऑर्बिटल मॉड्यूल अत्याधुनिक एवियोनिक्स यान संचालन प्रणालियों से लैस है और जिनमें अतिरिक्त बैकअप मौजूद है। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए बनाया गया है और यह एक दोहरी दीवार वाला प्रकोष्ठ है। बाहरी दीवार ताप संरक्षण प्रणाली से सुसज्जित है। क्रू मॉड्यूल में 4 चालक दल के उपकरण, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं, जीवन रक्षक प्रणाली और एवियोनिक्स और गतिरोध प्रणालियां शामिल हैं। और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अवतरण के समय चालक दल सुरक्षित रहे और इसके लिए यह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने में सक्षम है। सर्विस मॉड्यूल का मुख्य कार्य कक्षा में रहते हुए क्रू मॉड्यूल को आवश्यक सहायता प्रदान करना है और इसमें ताप प्रणोदन, ऊर्जा, एवियोनिक्स प्रणालियां और उपकरणों को तैनात करने के लिए आवश्यक तंत्र शामिल हैं। हाल में चंद्रमा पर रोबोटिक सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जापान अमेरिका लैंडर्स को काफ़ी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि छोटी सी मानवीय गलती भी राष्ट्रीय संकट बन सकती है। ये मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में प्रगति का प्रदर्शन करते हुए मामूली मानवीय त्रुटियों के संभावित दुष्परिणामों को भी रेखांकित करते हैं, जिनके मानव अंतरिक्ष अभियान में भी विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं।
गगनयान भारत का एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करेगा। इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने कहा, क्या कहा है कि 2024 को गगनयान का वर्ष नामित किया गया है। इस साल गगनयान मिशन के लिए कई परीक्षण उड़ानें होगी और अंतरिक्ष में चालक दल रहित यानी रोबोटिक अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र की तैनाती भी होगी। और जबकि मानव युक्त मिशन गगनयान अगले वर्ष यानी कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा। यह रोबोट अंतरिक्ष यात्री मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी, अलर्ट जारी करने और जीवन समर्थन कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता से लैस है। यह प्रश्नों का उत्तर देने जैसे कार्य भी कर सकता है। और गगनयान के पीछे की बड़ी आकांक्षा अंतरिक्ष में मानव को विक्षेपित करने में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जो अंततः हमें भविष्य में नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर मानव अभियानों की बड़ी योजनाओं के लिए भी तैयार करेगा। भारत ने वर्ष 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर पहले मानव अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बनाई है। और इस तरह की महत्वाकांक्षी मिशन के लिए आने वाले वर्षों में भारत को बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने के लिए भारत को विक्षेपण यानों के लिए भारी लिफ्ट क्षमता की आवश्यकता है। मौजूदा यान बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है और इसके लिए इसरो अगली पीढ़ी के विक्षेपण यान पर काम कर रही है और जो वर्तमान LVM-3 से बहुत अधिक बड़े पैमाने पर होंगे। कुल मिलाकर गगनयान कार्यक्रम हमें अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार करेगा। इसरो इस सपने को साकार करने के लिए कई नवाचारों पर काम कर रहा है और नई क्षमताओं का विकास कर रहा है। यह प्रयास न केवल भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाएगा बल्कि देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी कार्य करेगा, उनकी जिज्ञासा को जगाएगा, महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद गगनयान एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने का भी काम करेगा। लेखक इसरो के पूर्व विज्ञानी है मनीष पुरोहित, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। अच्छा आर्टिकल, इस तरह के आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। संबंधों की शक्ति, तो व्यवहारिक जगत के कार्यों के सुचालन का आधार आपसी संबंध है। संबंध जितने निश्चल, गहरे और सुदृढ़ होंगे, सामाजिक दायित्व और व्यवसायिक गतिविधियां भी उसी अनुपात में बेहतर संपन्न होगी। औपचारिक, कार्यस्थलीय या कारोबारी संबंध प्रयास सतही होते हैं और आवश्यकता अनुसार निर्मित किए जाते हैं। इनमें प्रतिबद्धता या आत्मीयता का अभाव रहता है, एकलांतर में छीन नष्ट हो सकते हैं। इनकी सार्थकता निर्दिष्ट उद्देश्य तक जाने तक मान सकते हैं और मात्र परिचय होने, मुलाकात जारी रखने या औपचारिक निभाने से संबंध नहीं टिकते हैं। गहरे और विश्वस्त संबंध वर्षों बल्कि दशकों तक एक दूसरे की मनोवृत्ति, दशा समझने और अनुकूल बैठने के उपरांत बनते हैं और अनेक विवादों, मतांतरों के बाद भी जीवंत रहते हैं। इसके अलावा दुष्कर समय में एक दूसरे का संबल बनते हैं। सच्चे और स्थायी संबंधों में महत्व संख्या का नहीं बल्कि निष्ठा का होता है और इनमें संदेह या फिर आडंबर का स्थान नहीं होता है। संबंधों में महत्व उनकी ईमानदारी से निर्वहन का होता है। गहरे और स्थायी संबंधों के निर्माण में भारी कीमत चुकानी होती है और यहाँ आशय धन से नहीं, अथाह प्रेम और दूसरे की बेहतरी के प्रबल भाव का है। तुच्छ, स्वार्थी या देवखापटी आचरण में लिप्त व्यक्ति अच्छे संबंध बनाने में असमर्थ रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की संध्या में एकाकी और निरीह पड़ जाता है। अनेक अध्ययनों में पुष्टि हुई कि निश्चल संबंधों के किरदार दीर्घ जीवी, खुशनुमा और स्वस्थ रहते हैं। संबंध निर्माण की शुरुआत युवावस्था में ही की जाती है और सदा और निस्वार्थ भाव से जुड़े दो पक्षों के संबंध को परालौकिक कहना उचित होगा। ऐसे संबंध जीवन को अर्थ देते हैं और प्रभु से संबंध सर्वोच्च कोटि का होता है। आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से उच्च व्यक्ति ही इस अवस्था को प्राप्त करता है। अच्छा कॉलम है, देखा करिएगा। रिश्तों को देखिए, जहाँ भी बनाइए ईमानदारी से बनाइए, ईमानदारी से निभाइए और इंसानियत बनाए रखिए, मानवता बनाए रखिए। ये आवश्यक शक्ति। यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को होने के पहले ही राजनीतिक दलों को इसके लिए आगाह कर दिया। उनकी वीजा बयानबाजी पर निगाह रखी जाएगी और तय नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उसके समक्ष केवल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन रोकने की ही चुनौती नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी चुनौती यह भी कि मतदाताओं को गुपचुप तरीके से पैसे बांटकर वोट हासिल करने से कैसे रोका जाए। और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इसका प्रमाण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को वितरित की जाने वाली धनराशि की बरामदगी बढ़ती चली जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपए की राशि जब्त की जाती है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इस तरह की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आता है। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है।
25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यह भी किसी से छिपा नहीं कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव खर्च की तय धनराशि से कहीं अधिक पैसा अपने प्रचार में खर्च करते हैं। और हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि कहा जाने लगा कि पैसे का चुनाव बचा हुआ है। प्रत्याशी भले ही कागजों पर यह दिखा देते हों कि उन्होंने तय सीमा के तहत ही चुनाव प्रचार में धन खर्च किया है, लेकिन हर कोई यह जानता है कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। सच्चाई यह है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर अथवा लोकसभा के, उनमें निर्धारित धनराशि से कभी अधिक पैसा खर्च किया जाता है। यही कारण है कि चुनाव लड़ना आम आदमी की बस की बात नहीं रह गई है। और एक समय था जिस चुनाव में बाहुबल के साथ धनबल की भी भूमिका देखने को मिलती थी। समय के साथ बाहुबल पर तो एक बड़ी हद तक लगाम लग गई, लेकिन धनबल की भूमिका बढ़ती ही चली गई। चिंताजनक यह है कि बंगाल में बाहुबल की भूमिका पर भी रोक नहीं लग पाई है। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को और अधिक सक्रियता और शक्ति का परिचय देना होगा। समस्या है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कठोर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण यह है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों प्रत्याशियों को यह चेतावनी दी थी कि उनकी ओर से चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निस्संदेह ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि देश के कुछ हिस्सों में चुनाव जीतने के लिए या तो धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर धर्मगुरुओं का सहारा लिया जाता है। और स्पष्ट है कि इन स्थितियों में निर्वाचन आयोग को सख्ती बरतने के लिए कमर कसने की जरूरत है। आयुष्मान भारत, तो उत्तर प्रदेश यदि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना तो यह कीर्तिमान से अधिक उस संवेदनशीलता का परिचायक जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता सर्वोपरि दिखती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की उन योजनाओं में शामिल है जिनका सीधा संबंध उस वंचित वर्ग से है जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि परिवार के किसी सदस्य को असाध्य रोग से पकड़ा है तो उसकी न केवल जीवन भर की बचत दांव पर लग जाती है बल्कि जमीन और मकान बिकने की नौबत आ जाती है। अक्सर तो यह वर्ग किसी बड़ी बीमारी का इलाज कराने के बजाय उसके साथ ही जीना सीखना शुरू कर देता है। ऐसे में प्रदेश की लगभग 1/4 जनसंख्या का साल में 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए निश्चिंत हो जाना बड़ी उपलब्धि है। और विशेष यह है कि जो कार्ड बनाए गए हैं उनमें से 1.94 करोड़ कार्ड केवल पिछले 8 महीनों के दौरान बने हैं। बीते 17 सितंबर तक 3.06 करोड़ के कार्ड ही बने थे, जो अभी 5 करोड़ हो गए हैं। न केवल कार्ड बनाने के काम में तेजी आई है बल्कि कार्ड धारकों की चिकित्सा के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने में भी तेजी दिखाई गई है। यही कारण है कि इस योजना के तहत चिकित्सा का लाभ लेने वालों की संख्या भी बढ़ी है। डेढ़ साल पहले तक करीब 3,000 अस्पतालों में आयुष्मान के माध्यम से इलाज की सुविधा उपलब्ध थी। अब कुल 5,351 अस्पतालों में इस योजना से मुफ्त उपचार किया जा रहा है। लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। पहले जहाँ प्रदेश में 2,000 लोग प्रतिदिन इस योजना का लाभ उठा रहे थे, वहीं अब 8,000 लोग इसका फायदा ले रहे हैं। सरकार इस योजना को गति देने में जनभागीदारी और तकनीक की भी भूमिका रही है। शासन ने सीधे राशन की दुकानों पर कार्ड बनाने की सुविधा दी है। इसके अलावा कोई भी आयुष्मान ऐप के माध्यम से आसानी से कार्ड बनवा सकता है। उम्मीद है कि जानी जाए की स्वास्थ्य सुविधा अब उसकी पहुंच में होगी। देखिए, आयुष्मान भारत की बात करें ना तो एक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है। इस तरह की योजनाओं के बारे में याद रखा करिएगा। रख पाओगे याद के नहीं रख पाओगे। कब आई थी ये? बताइए। 2018 में आई थी? कब आई थी? किस मंत्रालय के अंडर में आती है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में आती है। 23 सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। दलहन क्रांति की जरूरत, तो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने किसानों को 5 साल के लिए जिन फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी देने की बात कही थी, उनमें दाल भी थी। और आप देखते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई है। भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े दाल उत्पादक उपभोक्ता आयातक देशों के रूप में है और इस पहचान की जड़ें इसकी कृषि धरोहर से गहराई से जुड़ी हैं। दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रदान करने में दालें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हालांकि इस शानदार विरासत के बावजूद इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें उपज में अंतर, अस्थिर बाजार का उतार चढ़ाव, प्रसंस्करण के लिए सीमित बुनियादी ढांचा शामिल है। हालांकि केंद्र सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने 2027 तक दाल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दालों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। दाल उत्पादन
की वास्तविक क्षमता को सामने लाने और भारत के सतत विकास उद्देश्यों में उसके योगदान के लिए अनुसंधान, किसानों के सशक्तिकरण और मूल्य वर्धित प्रसंस्करण पर केंद्रित एक व्यापक रणनीति आप देखते हैं कि जरूरी है। और भारत की औसत दलहन उपज 814 किलोग्राम हेक्टर है। वैश्विक औसत 1694 किलोग्राम हेक्टर के बीच की असमानता को कम करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जलवायु के लिए हितकारी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने, जोखिम को कम करने और संसाधनों के उपयोग को बेहतर करने के लिए आवश्यक है, जैसे ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना जो पानी की खपत को 40 से 50% तक कम करती है और पैदावार को 20 से 30% तक बढ़ाती है। बायोफोर्टिफिकेशन कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाना, जैसा कि आयरन समृद्ध मसूर की किस्म प्रचलित पोषण संबंधी कमियों को दूर करती है। दाल उत्पादक किसान संगठनों के जरिए छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाकर इस क्षेत्र को बदलने की अपार संभावनाएं रखते हैं। एफपीओ की 10,000 से अधिक संख्या के बावजूद दालों में उनकी भागीदारी सीमित है। केवल 8% इसमें सक्रिय रूप से शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा दलहन उत्पादन होने के बावजूद भारत में प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य वर्धन का काफ़ी कम उपयोग किया जाता है। एक संपन्न टिकाऊ दलहन क्षेत्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। यह न केवल किसानों की आजीविका को बढ़ाएगा और खाद्य सुरक्षा में योगदान देगा, बल्कि स्वस्थ भोजन विकल्पों एवं पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। लेखक फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ आप देखते हैं कि इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं, इनके द्वारा लिखा गया अच्छा आर्टिकल लिखा गया। ये भी पढ़ लिया करिएगा, टिप्पणियाँ रहती हैं कॉलम, और इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना जो टेलीग्राम पर, उस पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कृषि का समग्र विकास एवं कारोबारी सुगमता, इसे भी देख लिया करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है कभी कभी एडिटोरियल। तो देश में फ्री ट्रेड और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबारी सुगमता की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ देश में बड़ी संख्या में गेहूं धान की सरकारी खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेने वाले पंजाब के किसान कृषि उत्पादों पर एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? एमएसपी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। एमएसपी का लाभ लेने वाले राज्यों में हरियाणा व मध्य प्रदेश भी है, लेकिन अन्य राज्यों के किसानों को एमएसपी पर खरीद का लाभ कम मिलता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में एमएसपी पर लगभग 70%, बाकी बचे अन्य राज्यों में 30% सरकारी खरीद होती है। और इसका एक कारण है और भी है कि पंजाब एवं हरियाणा की प्रमुख पैदावार गेहूं धान है और भारत सरकार इन्हें ही खरीद अधिक करती है। हालांकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भी गेहूं की पैदावार अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन इन राज्यों के किसान अपनी अनाज मंडियों में ही अपना कृषि उत्पाद बेचना अधिक उचित समझते हैं। और वस्तुतः एमएसपी पर भारत सरकार अपनी प्रदेश सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से अनेक निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की खरीद करती है। इस खरीद में गेहूं व धान की मात्रा सबसे अधिक होती है। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार देश के 80 करोड़ आम जनता को मुफ्त बांट रही है। शेष को बफर स्टॉक में रखा जाता है। पंजाब के किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पर होने वाली सरकार की खरीद के अलावा निर्दिष्ट 23 कृषि उत्पादों को मंडियों के व्यापारी, इन कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करने वाले उद्यमी भी एमएसपी पर ही अपनी खरीद करें, अर्थात किसानों से खरीद करने वाले सभी कृषि उत्पादों के व्यापारी व उद्यमी एमएसपी से नीचे की कीमत पर खरीद ना करें। अब जो बिचौली होते हैं ना, वो सस्ते में खरीदते हैं ना व्यापारी, तो उन्हीं की बात हो रही है। इन किसानों की मांग है कि यदि मंडियों में या बाहर कृषि उत्पादों के व्यापारी व उद्यमी एमएसपी से नीचे की कीमत पर अपनी खरीद करें तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इसी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एमएसपी पर कानून बने। इस कानून के बनने में निश्चित रूप से कोई धारा होगी और सजा व मुकदमा का प्रावधान भी होगा। देश में कृषि उत्पाद में के व्यापारियों व उद्यमियों के खिलाफ किसानों की मांग वाले एमएसपी को इस कानून व धारा का इस्तेमाल होगा, जिसका दुरुपयोग होने की भी पूरी आशंका रहेगी। अब वो तो हर कानून की रहती है। कृषि उत्पादों के व्यापारियों व उद्यमियों पर कानूनी कार्रवाई, मुकदमा व सजा का प्रावधान कृषि उत्पादों के व्यापार व उद्योग में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न करेगा और इस वजह से मंडियों के अंदर व बाहर व्यापारी उद्योग प्रभावित होने के साथ किसानों को भी नुकसान होने की पूरी आशंका है। यह देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रभावित करेगा। देश में 23 या भविष्य में उससे अधिक कृषि उत्पादों की एमएसपी की खरीद पर कानून बनाने का अर्थ किसी धारा के तहत मुकदमा व सजा के प्रावधान भी होगा, अर्थात देश किसी उत्पाद के व्यापारियों उद्यमियों के खिलाफ ही इस धारा का उपयोग करेगा। और इसके दुरुपयोग को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि गेहूं या किसी भी कृषि उत्पाद की गुणवत्ता हल्की होने पर उसकी एमएसपी से कीमत कम होने पर कृषि उत्पाद से जुड़े व्यापारी व उद्यमी दोनों कम कीमत पर खरीदने पर इस कानून की धारा लागू हो जाएगी और व्यापारी द्वारा इस हल्की क्वालिटी के कृषि उत्पाद को नहीं खरीदने पर उस उत्पाद के कुछ समय उपरांत और खराब हो जाने से किसानों का भी नुकसान होगा। किसानों को राहत प्रयास,
तो वैसे देश में बीते दिनों लगभग 1.5 वर्ष तक कुछ कृषि कानूनों को लागू रहने के दौरान देश के मंडी अधिनियम व एमएसपी एक्ट के तहत आने वाले 25 राज्यों की अनाज मंडियों के बाहर मंडी अधिनियम व एमपीएमसी एक्ट समाप्त होने से कृषि उत्पाद के व्यापार व उद्योग में बड़ी बाधा समाप्त होने के साथ ही मंडी अधिनियम या एपीएमसी एक्ट के तहत आने वाले बहुत सारे प्रपत्रों से राहत मिल गई थी। और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में मंडी समितियों के सचल दल इकाइयों द्वारा कृषि उत्पादों के व्यापारियों व उद्यमियों के एक भी प्रपत्र कम होने या इन प्रपत्रों में मामूली सी कमी होने पर उत्पीड़न से राहत मिल गई थी। यहाँ तक कि अपनी किसान वही अनजाने में भूल कर अपना कृषि उत्पाद मंडियों में लाने या फिर कहीं भी ले जाने पर मंडियों के सचल दल की उत्पीड़न की प्रक्रिया के दायरे में आने वाले किसानों को भी राहत मिली थी जो इन कृषि कानूनों के दिसंबर 2021 में वापस होने से पुनः शुरू हो गई और किसान भी इसके दायरे में भूले भटके आ जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कुछ किसान नेता नहीं समझ पा रहे हैं या उन्हें मालूम नहीं है। हाँ, इन कृषि कानूनों में केवल सरकार मंडियों के अंदर मंडियों में के रखरखाव व व्यवस्था के लिए मंडी शुल्क मात्र 0.25% करने के लिए एक संशोधन की आवश्यकता थी और जिससे मंडियों के बाहर के साथ अंदर भी कृषि उत्पाद के व्यापार व उद्योग में बाधा समाप्त होकर बढ़ावा मिलता। कृषि कानूनों को वापस लेते समय भारत सरकार द्वारा एमएसपी पर कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का मतलब इस पर कानून बनाना कतई नहीं था। एमएसपी पर कानून बनाना कठिन ही नहीं, शायद संभव ही नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित करने के लिए डब्ल्यूटीओ के साथ समझौते के विपरीत थे, क्योंकि सब्सिडी देने की मनाही करता है ना डब्ल्यूटीओ, कम देने की बात करता है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसलिए एमएसपी को लेकर बनी कमेटी कई बैठकों के उपरांत भी आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। पंजाब के किसानों को समझना होगा कि गेहूं व धान की बहुत अधिक खेती करने से उनके खेत में काफ़ी नीचे तक पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि गेहूं व धान की खेती में पानी बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। इसलिए पंजाब में किसानों को ज़मीन की गुणवत्ता व क्षमता को बचाए रखने के लिए दलहन तिलहन व श्री अन्न की खेती पर ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है। हालांकि भारत सरकार किसानों को सम्मान निधि के रूप में प्रत्येक वर्ष एक निश्चित धनराशि दे रही है और भारत सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में कुछ और निर्णय ले। इसके साथ ही पंजाब सरकार भी अपनी तरफ से पंजाब के किसानों की सम्मान निधि दे सकती है। फिलहाल पंजाब सरकार अपने राज्यों की अनाज मंडियों में लागू अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक मंडी शुल्क की धनराशि का कुछ हिस्सा पंजाब के किसानों को देकर अविलंब राहत दे सकती है। कृषि उत्पादों के एमएसपी पर कानून बनाने की व डब्ल्यूटीओ से समझौता समाप्त करने की मांग के अलावा देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर किसानों की अन्य मांगों पर विचार कर कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे हरियाणा बॉर्डर पर टकराव का रास्ता खत्म हो सके। कृषि उत्पादों के कारोबार के पैरों में बदलाव। तो किसानों की एक और मांग देश का डब्ल्यूटीओ से समझौता समाप्त करने की मांग कतई उचित नहीं है। पूरी दुनिया को एक बाजार बनाने व फ्री ट्रेड को लेकर हुए डब्ल्यूटीओ से समझौता को समाप्त करने से दुनिया में फ्री ट्रेड और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा को धक्का लगेगा और जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका कायम रहेगी। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि पंजाब की मंडियों की आड़ती व कृषि उत्पादों के व्यापारियों के माध्यम से गेहूं व धान की एमएसपी की सरकारी खरीद होती है और इसके लिए उन्हें खरीद पर सरकार कमीशन भी लेती है। यही उनकी सबसे बड़ी आय है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। पंजाब में मंडी के व्यापारी एमएसपी पर ही सरकारी खरीद करते हैं। तो एमएसपी कानून बनने पर पंजाब की मंडियों के व्यापारियों पर इस कानून बनने का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अन्य राज्यों में मंडी के अंदर कृषि उत्पादों के व्यापारियों व कृषि उद्यमियों पर इसका असर पड़ेगा और इसलिए वे किसानों से निजी खरीद करने पर इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। और पूर्व में देश में अनाज की कमी व कुछ व्यापारियों द्वारा अनाज के अधिक भंडारण करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 लागू की गई। यह धारा उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उचित थी, लेकिन समय बीतने के उपरांत देश में हरित क्रांति आने व अनाज खासकर गेहूं व धान की बहुत अच्छी पैदावार होने के उपरांत इस धारा 3/7 का कोई उचित नहीं रह गया था और कई वर्षों तक मुकदमे के माध्यम से इस धारा का दुरुपयोग कृषि उत्पादों में व्यापारी उद्यमियों के खिलाफ होता रहा। हालांकि भारत सरकार ने 3 कृषि कानूनों में से एक कानून के तहत इस आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 को समाप्त कर दिया था, लेकिन कृषि कानूनों के देश में दिसंबर 2021 को वापस होने की आवश्यकता वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 पुनः प्रभावी हो गई है, जो आज भी देश में कृषि उत्पादों के फ्री ट्रेड को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। और यदि दिला दें कि देश में किसानों द्वारा 3 वर्ष पूर्व 5 जून 2020 को देश में लागू हुए कृषि कानूनों के विरोध में कृषि उत्पादों पर एमएसपी
को कानूनी गारंटी देने व कानून बनाने सहित अन्य कुछ मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, जो लगभग 1 वर्ष तक चला था। उस समय भारत सरकार द्वारा नए बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेते हुए एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बना दी गई थी। हालांकि देश में कृषि उत्पादों के व्यापार व उद्योग में बाधा को समाप्त करने को लेकर आए 3 कृषि कानूनों में 2 कानून व्यापार व उद्योग में बाधा को समाप्त करने को लेकर थे। इन कानूनों में सरकारी मंडियों के अंदर कुछ संशोधन के साथ कृषि सुधार कानून कृषि उत्पाद के व्यापार व उद्योगों के हितों में थे। उद्देश्य में फ्री ट्रेड व ईज ऑफ डूइंग की दिशा में आगे बढ़ने का एक अच्छा प्रयास था। ये रिश्तों से मन उचाट तंज कसा जाता है। विजय पथ पर हम सीट जीतने का लक्ष्य, हर सीट जीतने का लक्ष्य। चुनाव की बातें हो रही, गारंटी पूर्ण होने पर दरोमदार। ये शनिवार को वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए विष्णु देव राय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। पढ़ना हुआ करे तो पढ़ लिया करिएगा ये आर्टिकल। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।